अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के चैप्टर डायनामिक्स के लेक्चर 5 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उनमें फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन शामिल हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लेक्चर का आगाज़ हम फ्रिक्शन से करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि फर्श पर लुढ़काई गई गेंद क्यों रुक जाती है? जब एक बाइसाइकिल सवार पेडल्स पर जोर लगाना बंद कर देता है तो बाइसाइकिल क्यों रुक जाती है? ये एक कुदरती अमर है कि एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो मुतहर्रिक अजसाम को रोक सके, क्योंकि फोर्स ना सिर्फ एक जिस्म को हरकत देती है बल्कि मुतहर्रिक जिस्म को रोकती भी है। Friction is a force that opposes relative motion or attempted motion between systems in contact। यानी वो फोर्स जो दो सतहों के माबैन मोशन में मुज़ाहमत पैदा करती है फ्रिक्शन कहलाती है। जैसे ही हम किसी चीज़ को खींचते हैं या धकेलते हैं फ्रिक्शन की फोर्स का अमल शुरू हो जाता है। ठोस अजसाम की सूरत में दो अजसाम के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स बहुत से अवामिल पर मुनहसिर होती है। मसलन दो आपस में मिली हुई सतहों की नौइयत और एक सतह को दूसरी सतह पर दबाने वाली फोर्स। अपनी हथेली को मुख्तलिफ सतहों मसलन कालीन, मेज़, पालिश की हुई संगमरमर की सतह और ईंट वगैरह पर रगड़ें। आप देखेंगे कि सतह जितनी हमवार होगी हथेली को हरकत देना उतना ही आसान होगा। मज़ीद के जितना ज़्यादा आप हथेली को इस सतह पर दबाएंगे हथेली को हरकत देना उतना ही मुश्किल होगा। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर फ्रिक्शन हरकत की मुखालफत क्यों करती है? क्योंकि कोई भी सतह मुकम्मल तौर पर हमवार नहीं होती। एक बज़ाहिर हमवार सतह माइक्रोस्कोप से मुशाहिदा करने पर नाहमवार नज़र आती है। इसमें छोटे छोटे गड्ढे और उभरी हुई जगहें होती हैं जो किसी जिस्म की हरकत को मुतासिर करती हैं। फ्रिक्शन को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। Since it is a force, therefore it is a vector quantity and has a unit as Newton। चूँकि फ्रिक्शन एक फ़ोर्स है लिहाजा ये एक वेक्टर मिकदार है और इसका यूनिट न्यूटन है। अब फ्रिक्शन फोर्स को पढ़ने के साथ साथ नॉर्मल फोर्स की भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये कौन सी फोर्स है। A contact force perpendicular to the contact surface that prevents two objects from passing through one another is called the normal force। It is represented by Fn। नॉर्मल फोर्स को Fn से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मल फोर्स असल में अमूदन होती है। यहाँ पर आपको एक मेज़ के ऊपर पड़ी हुई किताब को दिखाया गया है। इस वक्त किताब के ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक वेट है जो नीचे की तरफ है और दूसरा नॉर्मल फोर्स है जो वेट की मुखालिफ सिमत में ऊपर की तरफ अमल कर रही है। अब हम फ्रिक्शन की अक़साम की बात करते हैं। फ्रिक्शन की दो अक़साम हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट टेंड्स टू प्रिवेंट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू मूव इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन असल में उस लगाई गई फोर्स के बराबर होती है जो एक रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को मोशन में लाने की कोशिश करती है। लगाई जाने वाली फोर्स में इजाफे के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन एक ख़ास हद तक बढ़ सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से ज़ाहिर किया जाता है। फ्रिक्शन की दूसरी किस्म काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स अगेंस्ट ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शनल फोर्स हैं जो हरकत करने वाले जिस्म की मोशन के दौरान उसकी मुखालिफ सिमत में अमल करती है। काइनेटिक फ्रिक्शन को Fk से ज़ाहिर किया जाता है। अब हम स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट की बात करेंगे। इससे भी पहले आपके लिए ये जान लेना ज़रूरी होगा कि फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट क्या होता है। दो मखसूस सतहों के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का तनासुब एक कांस्टेंट होता है जिसे फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कहते हैं और इसे म्यू से ज़ाहिर किया जाता है। अब देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट क्या है। हम जानते हैं कि द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया बिटवीन द टू बॉडीज। यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ये दो अजसाम के एरिए पर इन्हिसार नहीं करती। लिहाजा हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं Fs मैक्सिमम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Fn। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और हम जानते हैं कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट अटैच होता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लगेगा वो म्यू एस होगा। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं Fs मैक्सिमम विच इज़ इक्वल टू म्यू एस Fn। अब Fn म्यू एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा हम लिख सकते हैं म्यू एस इज़ इक्वल टू Fs मैक्सिमम डिवाइडेड बाई Fn, where mu s is a constant of proportionality known as the coefficient of static friction and depends on the nature of surfaces in contact before sliding। यहाँ पर mu s constant of proportionality है और इसे static friction का coefficient कहते हैं। ये उन सतहों की नेचर पर इन्हिसार करता है जो स्लाइडिंग से पहले एक दूसरे के साथ राब्ते में होती हैं। अब हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट की। द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और ये स्पीड पर इन्हिसार नहीं करती। लिहाजा हम लिख सकते हैं Fk इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स Fn। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो म्यू के होगा। लिहाजा हम लिख सकते हैं Fk इज़ इक्वल टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाई Fn। अब Fn इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो म्यू के इक्वल होगा Fk डिवाइडेड बाई Fn के, where mu k is a constant of proportionality known as coefficient of the kinetic friction and depends on the nature of surfaces in contact during sliding। यहाँ पर म्यू के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट के तौर पर जाना जाता है और ये उन सतहों की नेचर पर इन्हिसार करता है जो स्लाइडिंग के दौरान एक दूसरे के साथ राब्ते में होती हैं। अगर हम फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट के यूनिट की बात करें तो ये याद रखें कि फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये दो फोर्सेस की रेशो है। लिहाजा हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हैज़ नो यूनिट्स बिकॉज इट इज़ द रेशो ऑफ टू फोर्सेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रिक्शन की। शक्ल में आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा जो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के दरमियान प्लाट किया गया है। एक्स एक्सिस पर अप्लाइड फोर्स है और वाई एक्सिस पर फ्रिक्शनल फोर्स है। ये ग्राफ हमें बता रहा है कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती है उसके साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाती है। उस पॉइंट को जहां फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं और इस पॉइंट को Fs मैक्सिमम से जाहिर करते हैं
जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। वो पॉइंट जहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा होती है वहाँ से जिस्म हरकत करना शुरू कर देता है और फ्रिक्शनल फोर्स तेज़ी से कम होते होते सबसे कम वैल्यू वाली काइनेटिक फ्रिक्शन पर आ जाती है जो कांस्टेंट रहती है। ग्राफ में आप देख सकते हैं ये स्टैटिक रीजन है और ये काइनेटिक रीजन है। अब हम थोड़ा सा रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। When a body rolls over a surface, the force of friction is called rolling friction. यहाँ पर आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात बताते चलें कि इंसान की तारीख में अहम इजादात में से एक पहिया है। पहिए के बारे में पहला अहम नुक्ता ये है कि ये हरकत के दौरान सरकने की बजाय रोल करता है, यानी घूमता हुआ आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन में खातिर ख्वाह कमी हो जाती है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम के अंदर सड़क के ऊपर चलते हुए पहिए को दिखाया गया है। आपके लिए ये जान लेना ज़रूरी होगा कि जब एक पहिए के एक्सल को धकेला जाता है तो पहिए और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स रिएक्शन फ़ोर्स फ्राहम करती है। ये रिएक्शन की फ़ोर्स पहिए और ज़मीन के दरमियान में लगाई गई फ़ोर्स के मुखालिफ सिमत में अमल करती है। पहिया कोल्ड वेल्ड्स के टूटे बगैर रोल करता है। यही वजह है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत रोलिंग फ्रिक्शन इंतहाई कम होती है। इस हकीकत को कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग में फ्रिक्शन की वजह से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर पहिए और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो धकेलने पर पहिया नहीं घूमेगा, इसलिए एक सतह पर पहिए को घुमाकर आगे बढ़ाने यानी रोल करने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। गीली सड़क पर गाड़ी चलाना ख़तरनाक होता है क्योंकि ऐसी सूरत में टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिससे टायरों के फिसलने के इम्कानात में इजाफ़ा हो जाता है। फ्रिक्शन में इजाफे के लिए टायरों पर थ्रेडिंग की जाती है। इस तरह थ्रेडिंग सड़क की गिरफ्त में इजाफा करती है और गीली सड़क पर भी गाड़ी चलाना महफूज बनाती है। अब हम फ्रिक्शन के फ़वाइद के बारे में जानते हैं। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू राइट ऑन पेपर। अगर कागज़ और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख नहीं सकते। फ्रिक्शन हमें पेपर पर लिखने के काबिल बनाती है। Our ability to walk depends on friction between the soles of our shoes and the ground. यानी हमारे चलने की सलाहियत हमारे जूतों या पाँव की निचली सतह और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन पर इन्हिसार करती है। फ्रिक्शन होल्ड्स द स्क्रू एंड नेल्स इन वुड। फ्रिक्शन की वजह से हम लकड़ी के अंदर पेच और कील लगा सकते हैं। द लाइटिंग ऑफ अ मैच इज़ एन अदर यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। आग लगाने के लिए माचिस की तीली भी फ्रिक्शन की वजह से जलाई जाती है। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट सेट द बॉडीज इन मोशन और स्टॉप द मूविंग बॉडीज। फ्रिक्शन के बगैर मुतहर्रिक अजसाम को मोशन में और मोशन करते हुए अजसाम को रोका नहीं जा सकता। The surface of belts are made rough to produce force of friction which is used for turning pulleys and wheels in factories. कारखानों के अंदर पुलियों और व्हीलों को चलाने के लिए उनके बेल्ट की सतह को रफ बनाया जाता है ताकि इससे फ्रिक्शन पैदा हो। अब हम फ्रिक्शन के नुकसानात की बात करते हैं। आपके लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि जैसे फ्रिक्शन के फ़वाइद हैं उसी तरह फ्रिक्शन के नुकसानात भी हैं। Friction can sometimes be hindrance. For example, it slows down moving objects and causes heating of moving parts in machinery. फ्रिक्शन हरकत करते हुए अजसाम की मोशन को आहिस्ता कर देती है और मशीनरी में हरकत करते हुए पुर्जों में हरारत की वजह भी बनती है। Energy is wasted to overcome friction in machinery. मशीनरी के अंदर होने वाली फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी एनर्जी ज़ाय हो जाती है। Produce wear and tear. मशीनों में फ्रिक्शन की वजह से मोशन में रहने वाले पुर्जे जल्दी घिस जाते हैं या फिर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन को कैसे कम किया जाता है। सम मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आर गिवन बिलो। बाय पॉलिशिंग यानी कि पॉलिश करने से,
If we polish the rough surfaces, they become smooth and friction is reduced. اگر ہم کھردری سطح کو پالش کر دیں تو کھردری سطح ہموار ہو جاتی ہے جس سے فرکشن کم ہو جاتی ہے. By applying lubricants, oil or grease to surfaces, یعنی کہ سطحوں پر تیل یا گریس کو استعمال کرنے سے friction for certain liquids is less than that of solid surfaces. Therefore, oil or grease is applied between the parts of machinery. کچھ مائع سطحوں پر فرکشن کی فورس ٹھوس سطحوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اسی لیے مشینری کے مختلف پرزوں کے درمیان فرکشن کو کم کرنے کے لیے آئل یا گریس وغیرہ لگائی جاتی ہے. By using ball bearing استعمال کر کے this method converts the sliding friction into rolling friction by use of ball bearings. اس طریقے میں بال بیرنگ کو استعمال کر کے سلائیڈنگ فرکشن کو رولنگ فرکشن میں بدل دیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.